गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी कॉमर्स से प्यार करने वाले को हमारा पुनः अभिनंदन। मैं आज आप लोगों को इनकम टैक्स के आय के स्रोत का दूसरा स्रोत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में करदाता है वो किन्हीं निम्न 5 स्रोतों में से जिस पर भी आय प्राप्त करता है उस पर भारत सरकार को एक निश्चित दर से कर भुगतान करता है। इसे आप इनकम के रूप में जानते हैं। कभी भी एक व्यक्ति जो अपने इनकम को प्राप्त करता है वह केवल एक शीर्षक के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं करता, वह अपने सभी शीर्षकों के द्वारा जो उसका टोटल अमाउंट होता है उसके साथ अपने कर का भुगतान करता है। इसके लिए कई सारे स्लैब्स हैं और उस स्लैब्स को आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा। हर बार कुछ नया आपको लेकर मैं आता रहूँगा। तो आज के लिए हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का दूसरा स्रोत है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का मकान है और अगर वह उस मकान का प्रयोग अपने निवास स्थान या रहने के लिए अथवा अपने व्यापार या पैसे के लिए प्रयोग में नहीं करता है तो वह आयकर अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत उस पर एक निश्चित कर का भुगतान करेगा अगर वह उस मकान को किराए पर दे दिया है तो। ठीक है, लेकिन एक बात इसके लिए ध्यान में रखना होगा कि अगर वह उस मकान में स्वयं निवास करता है तो उस पर वह कर का भुगतान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में नहीं करेगा। मकान संपत्ति दो रूप से इनकम देती है। एक कि आपके मकान के साथ कोई ज़मीन है जो खाली है और उस ज़मीन को अपने मकान के साथ या अलग से किराए पर दे दिया है। उस स्थिति में अगर किराए के साथ मकान और वो ज़मीन दोनों आपने दिया है तो वह मकान इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शीर्षक में आएगा। लेकिन अगर आपने केवल मकान से जुड़ी ज़मीन को केवल ज़मीन को किराए पर दिया है तो वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि वो मकान का हिस्सा नहीं हुआ। मकान संपत्ति के शीर्षक में उन्हीं मकान या भवन को आयकर के लिए योग्य माना जाता है जिसका ऑनर वास्तव में करदाता है। मकान के स्वामित्व दो प्रकार की होती है, एक कानूनी स्वामित्व और दूसरा लाभकारी स्वामित्व। कानूनी स्वामित्व के अंतर्गत करदाता के नाम पर उस भवन का पंजीकरण होता है, मतलब वह मकान उसके नाम पर होता है। लेकिन लाभकारी स्वामित्व के अंतर्गत वह मकान उसके अपने नाम से सूचीबद्ध न होकर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित होता है। अब मकान संपत्ति से आय को हम कब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए यह कंपलसरी है कि वह मकान आप भारत में होना चाहिए और उसके स्रोत से प्राप्त आय भी भारत में ही उपार्जित होनी चाहिए। अगर भारत में उपार्जित नहीं होगा, भारत से बाहर प्राप्त होगा तो असाधारण और अनिवासी के लिए यह कर योग्य नहीं होगा। अगर करयोग करना होगा तो भारत से बाहर मकान है लेकिन उसका इनकम भारत में प्राप्त होना चाहिए।
यदि करदाता अपने मकान या उसके किसी भाग को अपने ही व्यापार या पैसे में प्रयोग करता है तो ऐसे मकान अथवा उसके भाग की वास्तविक मूल्य मकान शीर्षक संपत्ति के अंतर्गत कर नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो शीर्षक है वह लागू हो जाता है। हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक यहाँ पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, अगर एक मकान पर दो या उससे अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व है तो प्रत्येक हिस्से की आय की गणना अलग अलग की जाती है। सभी संपत्ति की आय की शीर्षक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जाएगा। अगर एक मकान है, जैसे आपका मकान है, आपके मकान में 4 हिस्सेदार हैं, तो उस मकान में जितना पोर्शन आपके हिस्से में है केवल उसी पोर्शन का आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में टैक्स पे करेंगे, अन्यथा टैक्स पे नहीं करेंगे। तो यह आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हम अंतर्गत बातें कर रहे हैं। आयकर के लिए प्रावधान, आयकर अधिनियम की धारा 22 से 27 के मध्य इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वर्णन किया गया है। अब हम किस प्रकार के इनकम को हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो इनकम तो 2 प्रकार का होता है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी 2 प्रकार का होगा, एक कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल इनकम और एक रेवेन्यू इनकम। अगर आप अपने मकान को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो मकान के खरीद बिक्री से जो लाभ होता है वह रेवेन्यू नहीं होगा, वह आपका कैपिटल होगा और उसे आप इस शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल वही इनकम शामिल होगा जो उस मकान के किराए अथवा उसके उपयोग के परिणाम स्वरूप मिला हुआ हो। यह केवल एक मकान के लिए ऐसा शर्त है। अगर मकान 2 हो जाएगा तो यहाँ पर यह शर्त लागू नहीं होगा। अगर एक मकान है तो आप उसमें अगर किराए को देंगे तब आप उसके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में शामिल हैं, लेकिन अगर आप उस मकान में स्वयं रहते हैं तो वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 मकान है तो एक मकान में आप रहें तो भी दूसरे मकान का जो इनकम होगा वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होता है। अगर आप कहो कि मेरे पास 2 मकान है, मैंने एक मकान में रहा और दूसरे मकान को मैं बंद करके रखा हूँ, तो भारतीय आयकर अधिनियम कहता है कि आपके पास अगर 2 मकान है तो एक मकान का किराया माना जाएगा कि आप उसको इनकम के रूप में प्राप्त किए हैं, भले ही आप उस मकान को किराए पर लगाए हो अथवा नहीं लगाए हो। कहीं कहीं देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने मकान को पेइंग गेस्ट के रूप में प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति आए, रहे, पैसा दिए और गए और मकान मालिक को इससे आय प्राप्त होगा ही होगा। तो यह आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल नहीं होकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल होगा, क्योंकि मकान संपत्ति आय शीर्षक में शामिल होने के लिए यह कंपलसरी है कि वहाँ पर जो किराया की प्राप्ति हो या माना जाए वो मंथली बेसिस पर हो और पूरे 1 साल के लिए हो। अगर 1 साल से कम होता है तो उसके लिए कुछ अमाउंट को आयकर में कटौती प्राप्त होती है। यह आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अगले वीडियो में मैं इसका नोट्स आप लोग को लिखवाऊंगा। आप लोग दोनों, हिंदी वाले के लिए भी और इंग्लिश वाले के लिए भी, दोनों मीडियम वालों के लिए मैं इस पर नोट्स तैयार करवाऊंगा। आज मेरा प्रयास था कि मैं आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं। अगर आप लोग को इसमें किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस पर भी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।